हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का इंट्रोडक्शन क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। जैसा कि आपको नीचे टाइटल में दिखाई भी दे रहा होगा। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 4.1 के 2 इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जो आपने जरूर देख ली होंगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ जरूर देखें एक बार। और एग्जाम्पल्स कर लिए हैं 4.1 के। 4.1 पूरी कर चुके हैं सो फार हम अब तक। ठीक है, आज हम 4.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इस वीडियो के बारे में मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले नंबर एक बात कि इस वीडियो का मेरा एजेंडा क्या रहेगा, कि क्या मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। तो नंबर वन, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या चीज होती है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर हम अपनी एनसीईआरटी की बुक की एक दो तीन एग्जांपल देखेंगे। शायद मुझे लगता है कि एग्जांपल नंबर 7 या फिर 8 होंगे। ठीक, दो एग्जांपल देखेंगे हम अपनी एनसीईआरटी की बुक के। ये मेरा काम है, इस वीडियो में मैं इतना काम करूंगा। दूसरी बात यह है कि अब जो न्यू एनसीईआरटी है, जो रेशनलाइज हो गई है, इसमें सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है ना, उसमें इस चैप्टर को बहुत ही कम दिया हुआ है। उस पर 4.1 तक का पूरा है। और फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन और आर्गन प्लेन के नाम पे केवल उन्होंने एक एक क्या बोलते हैं कि केवल उसका इंट्रोडक्शन तो दिया है। आर्गन प्लेन का इंट्रोडक्शन दिया है नई बुक में, पोलर रिप्रेजेंटेशन का भी इंट्रोडक्शन दिया है, बट उसके ऊपर कोई एग्जाम्पल और कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि की सिलेबस में है, आप सिलेबस देखना, सिलेबस में आर्गन प्लेन भी है, पोलर रिप्रेजेंटेशन भी है। तो मैं पुराने वाली एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही चैप्टर को पूरा करा चल रहा हूं। मतलब मैं आर्गन प्लेन पोलर रिप्रेजेंटेशन की आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, एग्जांपल 7 8 भी कराऊंगा। और इसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है बुक में, वो एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा। हालांकि वो एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी, मगर मैं कराऊंगा क्योंकि उससे क्वेश्चन टीचर्स देते हैं एग्जाम में। ठीक, आपको सैम्पल पेपर वगैरह में उसके क्वेश्चन पेपर, उससे क्वेश्चन भी मिलेंगे और टीचर उनको दे भी रहे हैं पेपर में कि पोलर फॉर्म में किसी नंबर को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मेथड तो दिया है एनसीईआरटी बुक में, बट उससे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो वो मैं आपको पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। आप भी अपने टीचर्स की हेल्प से क्वेश्चन जरूर करना। बाकी हेल्प के लिए मेरी वीडियो है ही आपके पास। ठीक, तो मेरा एजेंडा रहेगा, मतलब मैं पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ अभी भी इस चैप्टर को लेकर के। तो आर्गन प्लेन, पोलर डिफरेंशिएशन और एग्जांपल देखते हैं 7 और 8। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है आर्गन प्लेन। देखो, आर्गन प्लेन क्या होता है सिर्फ समझना है आपको, क्योंकि आपसे जिन पूछेगा नहीं आर्गन प्लेन क्या होता है, कहीं आएगा नहीं लिखने के लिए, आता कभी नहीं है। हमने कहा कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हमको अंडरस्टूड है पहले से ही कि x और y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि x एंड y बोथ आर रियल नंबर। x एंड y क्या होते हैं, रियल नंबर। अब सुनो, हुआ क्या कि जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा ना, तो उसके जो दोनों ये दो दो नंबर्स है ना, ये x और y, ये दोनों होते तो रियल नंबर ही है ना। तो हमको हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। वो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई के जो ये दो रियल नंबर हैं, इनको ऑर्डर पेयर में लिख दूं, तो इस ऑर्डर पेयर को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कोरेस्पॉन्डिंग, ऑर्डर्ड पेयर कोरेस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये जो ऑर्डर पेयर में लिखा ना, ये कोरेस्पॉन्डिंग, ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा आपको समझना चलूंगा। अगर मैं इस बात को आपको एग्जांपल में बताऊं, तो मान लो हमारे पास 3 प्लस ट्वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 3 प्लस ट्वाई कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, एक्स वाई क्या बनेगा यहाँ पर 3 2। ये क्या बन गया मेरे पास, एक ऑर्डर पेयर। अब जरा क्लास 9th में पहुंचो। हमने ऑर्डर पेयर को क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट किया था। क्लास 10th में हमने से क्वेश्चन किए थे। ठीक, इसको हम उस जमाने में एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको हम वाई एक्सिस बोलते थे। और 3,2 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 1 2 3 और वाई एक्सिस पर 1 2। तो ये पॉइंट मैंने क्या ढूंढ लिया आपके लिए, 3,2। इस पॉइंट को हम लोग पी बोलते थे क्लास 9th में। तो ये इस पॉइंट पी की क्या हो जाती थी, लोकेशन। ठीक, अब क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब से एक्स एक्सिस को बोलेंगे रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस।
ठीक। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लोकेट किया है, एक्चुअल में ये अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की लोकेशन दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां है, 3,2 पर है। ये क्या हो गया जेड। इसको यहाँ पे 3 वही डिस्टेंस, ये 3 मेजरमेंट की है। अगर मैं पॉइंट को ए बोल दूं, इसको ओ बोल दूं, इसको मैंने बी बोल दिया, तो ये कितनी हो जाएगी वाई एक्सिस के अलोंग 2 की। तो अब क्या होगा, सुनो। तो कहने का मतलब ये होगा, इफ एक्स एक्सिस कंसिडर एज रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसिडर एज इमेजिनरी एक्सिस, देन कार्टेशियन प्लेन बिकम्स आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर हम किसी कार्टेशियन प्लेन को ही रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ले लें और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको हम उसको कंसिडर करें एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कंसिडर करें हम वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये प्लेन अब आर्गन प्लेन बोला जाता है, जिसमें जो दोनों एक्सिस थी इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। सिंपल सी बात ये है खाली। तो बस आर्गन प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन को हम थोड़ा रिड्यूस कर दिया, और ये जो अब जो जेड जो ये 0.32 है ना, ये हमको क्या दे रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन दे रहा है कि ये कहां पे है, 3,2 पर। क्लास 9 में हम बोलते थे कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग चली हुई डिस्टेंस है 3, ये वाई एक्सिस की चली हुई डिस्टेंस है 2। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस और ऑन द एक्स एक्सिस, बट और इमेजिनरी पार्ट मेजर्स ऑन द वाई एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो जेड है मेरे पास, ये क्या बन जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन। अगर हम एक एग्जांपल और लें, और मान लो मैंने इसी वाले जेड को मैंने क्या कह दिया थोड़ी देर के लिए, 3-2i, तो इस वाले 3-2i के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3, तो रियल पार्ट को कहां मेजर करोगे, एक्स एक्सिस पर, ये तो रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट को कहां मेजर करोगे, वाई एक्सिस पर, करना वहीं पे ये। तो ये जो मैंने अब बनाया है ना, ये बन जाएगा मेरे पास 3, -2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3, -2। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरे वाली कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो एक बार के लिए, मान लो -3, -2i, तो इस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, -3, -2, तो वो कहां हो जाएगा, -3, -2। और एक सेकेंड, ऐसे ठीक है, सॉरी ऐसे, ठीक है, 3, 2, एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर 2, जी कौन सा हो जाएगा, -3, 2। और अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से ले लिया, जो -3 -2i होगा, तो इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर, -3, -2, तो -3 यहाँ पर, -2 यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अच्छा ये क्वाड्रेंट बोले जाते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो वैसे तो रोमन नंबर के ऊपर ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये कंटिन्यू नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा विजुअल अच्छा होने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे रोमन नंबर ऐसे लिखते हैं, आई सेकंड, ये थर्ड, ये तो मैं वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब कि आर्गन प्लेन क्या चीज है वो कार्टेशियन प्लेन ही, बट अब उसमें हम ऑर्डर पेयर को लोकेट नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर रहे हैं, और नाम उसके हमने चेंज कर दिए हैं। अब वो जो एक्स एक्सिस था वो बन गया रियल एक्सिस, जो वाई एक्सिस था वो बन चुका है इमेजिनरी एक्सिस। अब देखते हैं आगे, इसको नोट करेगा तुरंत। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा दोबारा से करते हैं कंसिडर, एक चीज और समझते हैं इसमें। ये मेरे पास अब क्या बन गया, रियल एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, और ये हो जाएगा ओरिजिन, हालांकि यहाँ पर ओरिजिन नहीं बोलते, इसको पोल बोलते हैं, मगर एनसीईआरटी में अभी भी इसको ओरिजिन लिखा है तो मैं इसको ओरिजिन बोल रहा हूँ, वैसे बोलते हैं इसको पोल है, POLE, पोल। ठीक है, अब सुनो, अब समझना ये है कि हमने कहा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर होगी इतनी बात। तो और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है हमारे पास x, y। फिलहाल हमने मान लिया कि x, y यहाँ पढ़ रहा है कहीं जाके, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x, y। ठीक, ये मेरे पास क्या बन जाएगा इसका x, y। इतनी बात तो सभी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कोई भी बात नई हमारे लिए नहीं है। इसको मैंने a बोल दिया, इसको a बोल दिया, इसको बोल दिया हमने कितना b।
अब बात को समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे ये पूछूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ये एंगल तो देखो परपेंडिकुलर ही है ना, तो 90 का हो गया। अगर मैं ओ को ए से ड्रॉ कर दूं, और अगर मैं अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एओबी, इन राइट ट्राइंगल एओबी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो हाइपोटेनियस ओबी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर, अब ध्यान से समझना, ओ ए एक्चुअल में जो ये वाली मेजरमेंट है तो ये तो होती है, और जो वाई है वो होती है ए बी की मेजरमेंट। तो यहां से देखो ओ बी स्क्वायर कितना बन के आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो ओ बी स्क्वायर हमने फाइंड किया है ना, एक्चुअल में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, जो मैंने आपको 4.1 में समझाया था, और मैंने कहा भी था कि ये मैं आपको ग्राफिकली भी करके दिखाऊंगा। तो इसी वाली डिस्टेंस को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है ना, वो एक्चुअल में ग्राफिकली हमको क्या देता है, ग्राफिकली हमको मेजरमेंट देता है, कहां से, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डायरेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये ही क्या है, ओ बी ही क्या है भाई, इस जेड का ओ बी जो है वो ही क्या है, इस जेड का क्या हो गया, मॉडुलस। तो ये मैंने आपको मॉडुलस का फॉर्मूला प्रूफ भी करके दिखा दिया। वहां मैंने आपको सिर्फ इसको फॉर्मूला याद कराया था, याद करो। मैंने कहा था ना कि इसको आप फिलहाल से याद कर लो, बाकी मैं इसको अभी आपको आगे ही बताऊंगा। तो वो यही चीज थी। ठीक है, अब सुनो, हुआ क्या, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ जाए, इफ z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा इसके लिए, x माइनस वाई। तो देखो अब क्या हो जाएगा, x तो यही मेजर होगी, मगर अब y कहां पहुंच जाएगी, नेगेटिव में नीचे की तरफ, x माइनस वाई। अब मैंने इसको यहां मिला दिया, और मैंने क्या करा, इसको मैंने यहां मिला दिया। ये तो अपना x ही है, और ये मेजरमेंट y है। नेगेटिव y तो केवल उसका डायरेक्शन देता है, इसी मान लिया। तो अगर हम ट्राइंगल AOC में बात करें, इन राइट ट्राइंगल AOC में इस चीज को फिर से लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर। तो OC कितना है मेरे पास, फाइंड ही करना है मेरे को। OA कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, और OC कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। तो यहां से देखो OC भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो ये और ये बार जेड है, सॉरी ये जेड था ना एक्स प्लस आई वाई, तो ये क्या हो जाएगा सर, कॉन्जुगेट बार जेड। तो हमने देखा कि बार जेड का जो मॉडुलस आया है भाई, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये तो अब बार जेड का बन जाएगा ना, बार जेड का। तो बार जेड का मॉडुलस भी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो याद करो, इसलिए मैंने आपको उस इंट्रोडक्शन में लिखवाया था कि मॉडुलस ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ बार जेड इक्वल होते हैं। तो उसका यही रीजन था, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होते हैं। तो ये सिर्फ प्रूफ करवाना था मेरे को तुम्हें आर्गन प्लेन में। तो आर्गन प्लेन का इंट्रोडक्शन तो लगभग इतना ही था, मुझे ये बताना था कि किस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं आर्गन प्लेन में। ठीक, तो ये जो टॉपिक था आर्गन प्लेन वाला, ये तो पूरा हो चुका है। अब इसको नोट कर लेंगे एक बार, और चलते हैं अब जब पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पहले इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता था। अब इन्होंने बुक में तो दिया नहीं, बट सिलेबस में है, तो मैं आपको टॉपिक भी समझा चलूंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ठीक है, तो वैसे भी एनडीए वगैरह में क्वेश्चन जरूर आता है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है वैसे तो। ये अब क्या माना गया है, रियल एक्सिस, और ये माना गया है इमेजिनरी एक्सिस। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारे पास में है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वेयर एक्स एंड वाई बोथ क्या होते हैं, रियल नंबर्स, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास में है, आर्गन प्लेन में डिनोट करने के लिए इसको, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना मेरे पास, एक्स कॉमा वाई। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर डिनोट करना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। एक्चुअल में इसको ओरिजिन नहीं बोलते, अगर हम आर्गन प्लेन कह रहे हैं ना, तो आर्गन प्लेन में ओरिजिन बिकम्स पोल। ओरिजिन क्या बोला जाता है, पोल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको दो बातें समझाई थी इससे पहले, कि वहां पर पहुंचने के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में हो जाएगा एक्स वाई। मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मगर यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है, यहाँ पर इसको लिखेंगे उसी फॉर्म में, एक्स कोमा वाई।
ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाने के लिए दो तरीका है, वो क्या होता है कि पहले डिस्टेंस चलोगे अलोंग एक्स एक्सिस और फिर चलोगे अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी अलोंग रियल एक्सिस और अलोंग इमेजरी एक्सिस। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये एक्स होगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी वाई। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इसको ओ कह दूं, इसको ए, इसको बी, तो क्या मेरे पास बी पे पहुंचने के लिए, क्या हमारे पास ओ से बी पे पहुंचने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है क्या कि पहले ऐसे चलो एक्स एक्सिस के अलोंग और फिर ऊपर चलो? देखो अब हमारे पास एक तरीका और भी है जो हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मुझको वहां पहुंचना है ना, तो मैं सीधे भी जा सकता हूं, पहुंच जाऊंगा। लेकिन सीधे चलने में मजा नहीं आया। अभी बात में मजा इसलिए नहीं आया कि हमको ये पता कैसे चलेगा कि हमको कितनी दूर चलना है और किस एंगल पे चलना है। क्या पता हम ऐसे चले जाएं, क्या पता हम ऐसे चले जाएं। तो मतलब यहाँ पर अभी क्या है कि दो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो पहली इन्फॉर्मेशन ये होगी कि हमको कितने एंगल पे चलना है। तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा के इंक्लाइनेशन पे चलो। थीटा का भाई ये एक्सिस पे मेरा हाथ, तो थीटा के एंगल पे चलो, थीटा के एंगल पे चलो। और जो डिस्टेंस है, मैंने कहा कि इस डिस्टेंस को मैंने आर बोल दिया थोड़ी देर के लिए। क्या बोल दिया? आर। एक्चुअल में बी पे मेरा कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं लिख रहा हूं इधर, बी पे है मेरा कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है, बी पर। तो अगर ओरिजिन ओ से हमको बी पे जाना है, तो एक तो तरीका पहला वाला हो गया क्लास 9 वाला कि पहले चलो एक्स एक्सिस के अलोंग फिर चलो वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन अगर मेरे को डायरेक्ट जाना हो तो हम ऐसे भी जा सकते हैं कि हमको एक तो एंगल पता हो कि कितने एंगल पे मैं मूव करूं और कितनी डिस्टेंस मूव करूं, ठीक। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास थीटा है, थीटा क्या होगा? एंगल, एंगल मेक्स बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल मेक्स बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये जो डिस्टेंस होती है ना, वो भी ये क्या होती है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओ बी, जिसको हमने आर कह दिया। ओ बी जिसको हमने क्या कह दिया? आर, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने आपकी शाबाश आपको समझाई थी। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं मॉडुलस। तो अगर मेरे पास थीटा है, अगर मेरे पास ये थीटा है और मेरे पास ये आर है, तो अब इस बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहां लिख देता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बल्कि पूरी बात लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ बी। क्या लिखेंगे इसको हम? पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो जब हम कार्टेशियन में बात कर रहे थे तो बी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या थे? एक्स कोमा वाई। एक्स क्या होती है? डिस्टेंस मेजर अलोंग द रियल एक्सिस एंड वाई डिस्टेंस अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। मगर अब हम किस में आ गए? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए हम। अब हम आ चुके हैं आर्गन प्लेन में। तो आर्गन प्लेन में क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, उसको लिखते हैं आर कोमा थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ बी को क्या लिखेंगे? आर कोमा थीटा, जहां पे आर क्या है? ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस है, ओबी। ओबी तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? आर। और थीटा क्या है? ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस वेक्टर बोलते हैं इसको, वैसे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो ये एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं थीटा। और थीटा भी होता है यहाँ पर एक्यूट एंगल होता है, ठीक। तो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा, ठीक। तो याद रखना बी के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन वाले, वो तो एक्स वाई है। लेकिन बी के जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? आर कोमा थीटा, जहां पे आर क्या है? मॉडुलस, सब लिखा है मैंने इधर। आर क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा क्या है? एंगल मेक्स बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल में आ जाएं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, और मैं इन्हें कहूं इसमें लो साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस थीटा भी निकाल लो एक बार। कोस थीटा कितना होगा? कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से y तो कितना आ जाएगा? y आएगा इधर से r साइन थीटा, और यहां से कोस, यहां से x कितना आएगा? x आएगा इधर से मेरे पास r कोस थीटा। y इक्वल टू कितना आएगा? r साइन थीटा, और x कितना आएगा इधर से? r कोस थीटा। अब आगे बात सुनो ध्यान से, ये बात समझ में आ गई होगी। ये वैल्यू y की हो गई और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? x की। अब सुनो,
इन दोनों को एक बार स्क्वायर और ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखो जो ये प्रूफ कर रहा हूँ ना, ये आपके काम का नहीं है। जो इस प्रूफ से जो मैं रिजल्ट, जो प्रूफ से मैं अभी रिजल्ट ड्राइव करने वाला हूँ, वो आपके काम के हैं। लेकिन समझ लो कि चीजें आती कैसे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इधर तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से आर स्क्वायर कॉमन और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये तो वन हो गया ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई ये मॉडुलस तो है, अरे भाई ये मॉडुलस तो है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब कहना क्या हुआ, आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑप्ट करके दिखा दिया कि आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अभी अभी इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइडिंग। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो लेफ्ट अपॉन लेफ्ट मतलब वाई अपॉन एक्स और राइट अपॉन राइट, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कितना कॉस थीटा। तो आर सार कैंसिल हो गया, तो यहां हो जाएगा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। और देखो ये एक लिखने का तरीका है, 10 क्लास में ये चीजें नहीं है कि अगर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है तो हम थीटा को ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स, इसको पढ़ते हैं इनवर्स, इसको टेन की पावर माइनस एक नहीं बोलेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हमने टेन को इधर भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ये आप चीज क्लास 12 में पढ़ोगे जाके, देखो एक्चुअल में होता क्या है, हमने पढ़ा था 10th में कि टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब सिर्फ इतना होगा कि इस चीज को ऐसे लिखते हैं, ये एक लिखने का सिर्फ ये मात्र तरीका है फिलहाल। फिलहाल तो ये तरीका है, वैसे इसके ऊपर कहानी इतनी बड़ी बड़ी है, फिर 12th क्लास में जाके आप पागल हो जाओगे इसकी कहानी अगर जानने लग जाओगे तो, वो बात हम बाद में बारे करेंगे। फिलहाल इसको लिखने का मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है, ये मत करना कि टेन को बटे भेज दिया या फिर टेन को उधर ले गए, ये कुछ नहीं होता, ठीक। तो ऐसे ही मैंने क्या कहा कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। और क्योंकि मेरे को थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि थीटा क्या है इधर, एक्यूट एंगल, तो टेन होना कहाँ चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और टेन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब मेरे को यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा। ये मोड मैंने क्यों लगाया, थीटा को एक्यूट रखने के लिए। तो ध्यान रखना, पोलर रिप्रेजेंटेशन में जब किसी नंबर को हम पोलर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर जो आर है, एक्चुअल में जो ये आर है ना, ये कुछ नहीं है कुल मिला के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। और थीटा क्या होता है, अच्छा मॉडुलस निकालने का तो वही फॉर्मूला होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो ये थीटा है, ये थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया हुआ एंगल, और थीटा होता है एक एक्यूट एंगल। थीटा को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक। तो ये मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझा दिए हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट से अब हम स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट से कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लाएंगे, मगर उससे पहले आप इतना नोट करेंगे सारी चीजें। तो अब बात करते हैं कि पोलर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि सिंपल दी रखी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसको पोलर में रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। देखो जो मैंने आपको पीछे समझाया था ना अभी अभी, वो चीज आप स्किप भी कर सकते हैं, मैंने आपको केवल ड्राइव करके दिखाई थी चीजें, आपको ड्राइव नहीं करना। सुनो करना क्या है, तो पता तो हो कि आर होता क्या है, थीटा होता क्या है, मैंने आपको दिखा दिया। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये, अच्छा ये क्या है जो मैंने अभी बातें भी पीछे ऑब्टेन करी है, y की वैल्यू क्या थी, r sin थीटा, x कितना था, r cos थीटा, थीटा क्या था, tan इनवर्स y अपॉन x, और r कितना था, r कितना था बच्चों, मॉडुलस ऑफ z, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब बातें मैंने आपको पीछे ऑब्टेन करके दिखा दी, हालांकि जरूरत नहीं थी वैसे तो आप स्किप कर भी सकते हैं, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा। तो हमने क्या कहा, ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, या फिर फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, जनरल फॉर्म कह लो, या फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी कह लो, या फिर क्या कहो, कार्टेशियन फॉर्म। अगर मेरे को इसको बदलना है पोलर फॉर्म में, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको लाना कहां पर है, पोलर फॉर्म में, तो सुनो कुछ नहीं करना, z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू तो क्या पुट कर देना, आर कोस थीटा, जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, प्लस आई इंटू जहां वाई है वहां पे क्या आ जाएगा,
आर साइन थीटा, ठीक। आर कॉमन निकाल देना, आर कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो लिखी हुई है इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो कैसे, मैंने पहले आपको एंगल थीटा के बारे में समझाया, आर उपटन करके दिखाया, ये वैल्यू उपटन कराई, और जहां एक्स था वहां रख दिया आर कोस थीटा, ठीक है। जहां वाई था वहां क्या रख दिया मैंने, आर साइन थीटा, और बन के आगे मेरे पास z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस फॉर्म इज सेड टू बी पोलर फॉर्म वेयर, ध्यान रहे, वेयर आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, ठीक। तो ये तो होगी पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते कैसे हैं, मेन समस्या ये है कि क्वेश्चन में हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आएंगे। तो पहले एक दो एग्जांपल समझते हैं, या छोड़ो पहले एक चीज और रह गई, पहले एक चीज और रह गई, जरा वो समझते हैं, ठीक है। तो सुनो पहले मेरी बात ये बात का ध्यान रखना कि आर तो क्या होता है, मॉडुलस, जो थीटा है ना, टू फाइंड थीटा, टू फाइंड थीटा। अच्छा, इस थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रिंसिपल ऑफ, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जो आर बताया था मैंने, आर, आर को तो क्या बोलते हैं हम, जो ये आर लिखा हुआ है इस आर को तो बोलते हैं हम मॉडुलस, और जो थीटा है इस थीटा को बोलते हैं हम आर्गुमेंट या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। और थीटा को फाइंड करने का मेथड है एक अपना, इस थीटा को फाइंड करने का एक अपना ही मेथड है, समझाता हूं अभी क्या है। तो क्वेश्चन करने का तरीका अभी अलग होगा, मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा करके। पहले थीटा को फाइंड करो। देखो थीटा को फाइंड करने का तरीका होगा, सबसे पहले आप अल्फा फाइंड करोगे, फर्स्ट वी फाइंड अल्फा, फर्स्ट वी फाइंड अल्फा, और अल्फा फाइंड करने का भी यही फॉर्मूला होगा। अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। इस अल्फा को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि जो थीटा हमने फाइंड किया है एक्चुअल में, ये थीटा जो है माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में होता है, और पाई के इक्वल भी होता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, छोड़ दो प्रूफ को। तो पहले अल्फा फाइंड करोगे, अल्फा को भी हम ऐसे फाइंड करेंगे। अल्फा फाइंड करने के बाद आपको देखना है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो मैं एक यहाँ पर आपको टेबल बनाकर दे रहा हूँ, टेबल। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर लिखता हूँ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, और इधर लिखता हूँ वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब तो हमारा जो थीटा होगा वो अल्फा के इक्वल होगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तब होगा पाई माइनस अल्फा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तब होगा हमारा माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तब हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी, एक तो आर और एक थीटा। आर क्या होगा, आर तो क्या होगा, आर तो क्या होगा, आर तो होगा मॉडुलस। कैसे फाइंड करेंगे आर को, वही तरीका अपना, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब समझो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू लिख दी तो फिर ये क्या समझाया। समझो, सुनो मेरी बात, अगर आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो आप चाहे ऐसे फाइंड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको। तो थीटा को फाइंड करने का जो रियल प्रोसेस है वो ये रहेगा, ठीक। हम पहले इस फॉर्मूले से अल्फा फाइंड करेंगे, ऐसे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। अगर हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट में नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर है, तब तो थीटा की वैल्यू अल्फा ही ले ली जाएगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा। ऐसा क्यों हो रहा है, वीडियो के एंड में मैं आपको इस बात का प्रूफ भी दिखाऊंगा करके। पहले दो एग्जांपल समझ लेते हैं कि इन चीजों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल 7 और 8 देखते हैं अभी, और एग्जाम्पल 7 और 8 के बाद वीडियो की लास्ट की 5 मिनट में मैं आपको इन बातों का रीजन भी बताने वाला हूं, ठीक। चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है,
हालांकि न्यू एनसीईआरटी में ही नहीं दिए गए हैं, सिर्फ पोलर रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है न्यू एनसीईआरटी में, और सिर्फ उसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए। लेकिन हम एक्सरसाइज भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। तो कह रहा है कि इस नंबर को रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन पोलर फॉर्म, इस नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, z इज इक्वल टू 1 प्लस i√3। तो आइए समझते हैं ध्यान से कि कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में। तो देखो, इसने कहा है z इज इक्वल टू 1 प्लस i√3। तो सबसे पहले अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मन में देख लेना। भाई देखो, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस नंबर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो 1, √3, देखो 1 प्लस का है, √3 प्लस का है, तो 1, √3 यहाँ पे कहीं ये नंबर अपना लाई करेगा, 1, √3। ठीक है, तो ये भी रफी है, ये भी आपको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। तो क्या लिखोगे? दिस नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर lies in second quadrant, sorry, first quadrant, lies in first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैंने आपको पोलर फॉर्म क्या बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, जहां पर r क्या होता है, ध्यान करो, अभी तो बताया था, r तो होता है मॉडुलस। मॉडुलस को कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? x² प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा निकालने का अपना अलग ही फॉर्मूला है। पहले अल्फा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स मोड y अपॉन x, और फिर जो मैंने आपको भी एक टेबल बनवाई थी, क्या थी टेबल? अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो अगर 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 नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा कितना होगा? अल्फा। और अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा ब्रैकेट में। और अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा। ये क्या था हमारे पास? थीटा एम्पलीट्यूड फाइंड करने का तरीका। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं, आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना, दो चीज फाइंड करनी है, आर और थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? आर। आर इज इक्वल टू मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आर तो अपने पास कितना आ गया? 2। मतलब मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो फाइंड कर लिया, आर तो मैंने फाइंड कर लिया, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं थीटा कैसे फाइंड करेंगे। लिखना यहाँ पर टू फाइंड थीटा, टू फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए अल्फा फाइंड करना है। अल्फा मतलब क्या होता है? tan इनवर्स मोड y अपॉन x। ये x है और ये y है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, मॉडुलस y कितना है? √3 अपॉन x कितना है? 1। तो अल्फा इज इक्वल टू, मॉडुलस का काम क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और अगर कोई पहले वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, मोड हट जाएगा। अब देखो tan में ये वैल्यू कहां पे होती है? 60 डिग्री पे होती है। 60 डिग्री मतलब π/3 पे होती है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। और क्योंकि हमारा नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही अल्फा के इक्वल होता है, तो लिख देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा के ही होगा, मतलब π/3। तो ये हमने थीटा भी फाइंड कर दिया। जब आप थीटा फाइंड कर लो और आर फाइंड कर लो तो क्या हो जाएगी? पोलर फॉर्म। तो यहां लिखना फिर पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म हो जाएगी, z इज इक्वल टू आर। आर मीन्स कितना आया था? आर 2 ब्रैकेट में कॉस थीटा, थीटा मतलब π/3, और प्लस आई साइन थीटा मतलब π/3। तो ये हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। z इज इक्वल टू 2 cos π/3 प्लस आई साइन π/3। यही छोड़ देना, कभी इसको आगे भी सोल्व कर दो। कुछ बच्चे इसको आगे सोल्व कर देते हैं और आगे सोल्व करोगे तो वापस वही आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास, ऐसा मत कर देना। तो 2 × cos π/3 प्लस आई साइन π/3, इट इज दिस पोलर फॉर्म। ठीक, तो नोट कर लेंगे इसको। देखते हैं एग्जाम्पल 8। तो जब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8,
तो रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन द पोलर फॉर्म। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको हम जेड मान लेंगे, और अभी तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तो इसको हमने कहा कि दिस इज जेड, z इज इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस i√3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस i√3 अपॉन 1 माइनस i√3। तो z इज इक्वल टू -16 इंटू 1 माइनस i√3 और अपॉन देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -16 इंटू 1 माइनस i√3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस i का स्क्वायर -1 √3 का स्क्वायर 3। तो 3 + 1 4 और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो -4 इंटू 1 माइनस i√3 -4 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये बना -4 माइनस प्लस 4 इंटू i√3। तो ये मैंने पहले अपने z को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया a प्लस i की फॉर्म में। अब चेक करते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे और इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हमको पोलर फॉर्म में लाना है ना, तो r चाहिएगा और थीटा। तो r कितना होता है, r होता है मॉडुलस ऑफ z, मतलब मॉडुलस ऑफ z का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 थे 48, तो 48 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे पास, √64, और √64 की वैल्यू 8। तो ये तो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आ गया कितना, 8। अब बात करते हैं थीटा कैसे फाइंड करेंगे। टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, टू फाइंड आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये देखो पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है, z लाइज इन, देखो रियल पार्ट नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दिस नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो मतलब फॉर्मूला काम करेगा इस बार ये वाला। तो पहले हम लोग अल्फा फाइंड करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मोड y अपॉन x। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड y की वैल्यू कितनी है, देखो ये x है, और जो आएगा कोफिशिएंट है वो y होगा 4√3 अपॉन -4। समझ में आई बात, tan इनवर्स y अपॉन x, y मतलब इमेजिनरी पार्ट 4√3, आई मत ले लेना कभी, आई भी ले लो। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा भैया tan इनवर्स मोड -√3, और मोड से जो माइनस का √3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो मतलब tan इनवर्स √3, और tan में √3 कहां पे होता है, 60 मतलब π/3 पर, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो इस बार हमारा नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट थीटा कैसे मिलेगा, पाई माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट थीटा जो होगा वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस π/3। तो थीटा की वैल्यू 2π/3। अब हमारे पास आर भी आ गया और थीटा भी आ गया। तो इस नंबर की जो पोलर फॉर्म होगी, इस नंबर की जो पोलर फॉर्म होगी क्या थी, r इंटू कॉस थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r की वैल्यू 8 और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। इस तरह हमारा क्वेश्चन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको आगे मत सोल्व कर देना, तो बच्चे इसको आगे सोल्व कर देते हैं, पता लगा वापस वही आंसर आ गया। हाँ चेक कर सकते हो सोल्व करके कि हाँ वो बैठ रहा है क्या, इसको अगर सोल्व करोगे तो वही आएगा, तो चेक कर सकते हैं, मगर करना नहीं है, हमको पोलर फॉर्म में लगा छोड़ देना है। तो इस यहाँ पे हमारे आके हमारे दोनों एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब एक बात रह गई कि मैं आपको ये बता दूं जरा कि क्यों ये टेबल का क्या चक्कर है, ये अल्फा वगैरह की थीटा की वैल्यू ऐसे क्यों हो रही है, इसको नोट करेंगे। अभी मैं 2 मिनट में आपको ये चीज समझाता हूं। वैसे समझना कोई जरूरी नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला आपसे, लेकिन फिर भी पता तो हो कि क्यों थीटा की वैल्यू को हम इस तरह से चेंज करके ले रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, जो मैंने सबसे पहले आपको आज इस वीडियो में स्टार्टिंग में फिगर बना के आर्गन प्लेन समझाया था और पोलर रिप्रेजेंट करने की सारी बातें बताई थी ना, वही चलते हैं 1 मिनट के लिए। z क्या था, z था मेरे पास x प्लस आई वाई, तो मोड z क्या था, r
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, अब होता क्या है कि इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और तो जो थीटा होता है ना, थीटा थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स, जहां पर थीटा को इस कंडीशन को फुलफिल करना है। सारा लोचा इस कंडीशन की वजह से बना। क्या कंडीशन बताई हमने? माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, देखो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इस बात को यहां से हटाओ, इस बात को यहां से हटाओ, इस बात को हम अब लिखते हैं ना, इफ थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी इफ जेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ जेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हमारा जेड कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा उस केस में? रियल फिलहाल थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस में कुछ ना लिखो, तुम हटाओ, वो लिखो एंगल 0 डिग्री, इधर पाई बाई 2, इधर पाई, और इधर चलोगे तो माइनस पाई बाई 2, और वापस घूम के आओगे तो माइनस पाई। जेड हमारा कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो एंगल बना, यही क्या बन जाएगा? हमारा थीटा। तो हमारा जो थीटा है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, हमारा थीटा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, तो उस केस में तो हम थीटा की वैल्यू जो, भाई इसको आप अल्फा कह लो, इसको आप थीटा कह लो, एक ही बात है, एंगल का फाइंड कर रहे हैं, तो तब तो हमारा थीटा अल्फा के ही इक्वल हो जाता है। मान लो कि ये एंगल मैंने अल्फा फाइंड किया, मान लो कि ये एंगल मैंने अल्फा फाइंड किया थोड़ी देर के लिए, तब तो हमारा थीटा अल्फा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो अल्फा भी एक्यूट एंगल है, थीटा भी एक्यूट एंगल है। ठीक है बात? अब सुनो, बी में क्या हुआ केस में, अगर जेड इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर कभी क्या होता है जेड इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हमारा जेड सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जेड देखो इधर आ गया, तो एक्चुअल में हमको चाहिए तो क्या है? थीटा, क्योंकि थीटा कहां से मेजर होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। जो थीटा हमको मेजर करना है वो होगा कहां से? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब इस एंगल को हम फाइंड कैसे करेंगे? थीटा को हम फाइंड करेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और हम जरा ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा को फाइंड करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको हमेशा क्या देगा? एक्यूट एंगल देगा। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अपने को चाहिए क्या? हमको चाहिए क्या है? थीटा। तो जब ये पूरा एंगल पाई का है, सुनो मेरी बात, ये पूरा एंगल पाई का है, तो थीटा कैसे आएगा? पाई माइनस अल्फा। हमको रियलिटी में, रियल में हमको चाहिए तो थीटा ही है ना, वो पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हमको वैल्यू थीटा की पुट करनी है वहां पर। तो थीटा ये वाला एंगल है, हम इस फॉर्मूले से, देखो बात क्या है, इस फॉर्मूले से जो एंगल आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा, मतलब ये वाला एंगल आएगा अल्फा, मगर हमको चाहिए ये वाला एंगल, तो कैसे फाइंड करेंगे? पाई में से थीटा को माइनस कर, पाई में से अल्फा को माइनस कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? जब कभी जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हमारा जेड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? सुनो, ये 0 हो गया, इधर पाई बाई 2 हो गया, इधर पाई, और क्लॉकवाइज चलोगे तो माइनस पाई बाई 2, और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस पाई। अब जेड हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्चुअल में हमको एंगल चाहिए तो है ये वाला, लेकिन जो थीटा की जो कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हम पाई से आगे जा ही नहीं सकते, हम पाई से आगे जाएंगे ही नहीं फिलहाल। ठीक, पाई से आगे हम लोग जाएंगे नहीं, तो हम चलते हैं बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमको ये वाला एंगल मेजर करना है थीटा, हमको एंगल ये वाला चाहिए। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि भैया यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक, और इस एंगल को मेजर कर लो। मान लो कि ये एंगल अल्फा हो गया, मान लो कि ये एंगल अल्फा हो गया, और ये जो पूरा एंगल है इतना, ये एंगल कितना है? यहां से यहां तक का जो एंगल है ये तो हो गया माइनस पाई, समझ रहे बात? ये तो कितना हो गया? माइनस पाई, और थीटा और प्लस अल्फा, थीटा में अगर मैं अल्फा प्लस कर दूं, सॉरी थीटा और माइनस अल्फा, क्योंकि हम एंटी सॉरी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो ये जो एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा। तो यहां से यहां तक का तो थीटा, उससे आगे का माइनस अल्फा, किसके इक्वल बैठ गया? माइनस पाई के इक्वल बैठ गया। दोबारा देखो क्या क्या करा मैंने, यहां से यहां तक का पूरा एंगल माइनस पाई, और इसके दो पार्ट कर रखे हैं ना, एक थीटा और एक प्लस अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी इधर से? माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस को कॉमन ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा?
जब हमारा z यहाँ पहुंचेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमको तो बस ये एंगल मेजर करना है, एक्यूट एंगल बैठ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा। तो इस केस में हम अल्फा को सॉरी इस केस में हम थीटा को माइनस अल्फा ही ले लेते हैं। ठीक, फोर्थ जो मेजर कर लेंगे ना अल्फा, तो इधर अल्फा तो इधर माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक, फिलहाल इधर चेंज का मतलब बिल्कुल भी आपके काम की बिल्कुल चीज नहीं है, बिल्कुल काम की चीज नहीं है। फिलहाल तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रट लो, याद कर लो, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। इस चीज को मैंने समझाने की कोशिश तो करी है, भले आपको समझ में ना आया वो अलग बात है, जरूरत भी नहीं है, बल्कि 12th 11th छोड़ो 12th में जरूरत नहीं पड़ेगी, और कंपटीशन में भी आपको इस प्रूफ की कोई जरूरत पड़ने नहीं वाली है। सिर्फ आप सिंपल सी ये बात याद रखो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन में, जहां पर हम सब यही वाले काम करने वाले हैं, और हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए, तो आपको ये सब बातें याद भी हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन के साथ।